नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सुपर टेट 2022 के लिए कंप्लीट कोर्स हम आपको करा रहे हैं। तो साइंस में इससे पहले हमने प्रकाश के लगभग थ्योरी कंप्लीट कर ली है। इससे पहले क्लास नंबर 13 देखी थी। यदि नहीं देखी हो, साइड में बटन पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा और कंप्लीट प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। ये आपका पूरा कोर्स है जिसमें प्रकाश चैप्टर हमारा चल रहा है। इससे पहले की सारी चीजें हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम देखेंगे सबसे पहले कि जो दर्पण है उसके द्वारा वस्तु की अलग अलग स्थिति में प्रतिबिंब जो है आपका कैसे बनता है। उसके बाद हम प्रश्नों की प्रैक्टिस भी करेंगे, जो कि हमने स्टार्टिंग में ही आपको जो है वो दिखाया भी कि प्रश्न और टॉपिक दोनों चीजें हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो समझिए क्या होती है पहले सारी चीजें, फिर हम बात करेंगे प्रतिबिंब की। तो जैसे आप देखते हैं कि इस प्रकार से रेखा खींची रहती है और इसी पर आपको दर्शाया जाता है कि कहीं पर आपका जो है कोई व्यक्ति खड़ा है और उसके बाद आपका कोई दर्पण है और उसके बाद जो है कहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है। तो हम ये जो लाइन होती है इसको किस नाम से जानते हैं? तो अगर हम इसको ए और बी के तौर पर दर्शाएं तो हम कह सकते हैं ए और बी आपका क्या है, ये आपका मुख्य अक्ष होता है। ऊपर साइड में चलिए लिख देते हैं, ए बी जो है आपका क्या है, ये आपका मुख्य अक्ष जो है वो होता है, मुख्य अक्ष। तो हम जब भी बात करेंगे कि इस रेखा की, तो हम रेखा ना बोल करके मुख्य अक्ष बोलते हैं कि मुख्य अक्ष पर की जो वस्तु है या प्रतिबिंब है वो कहाँ पर जो है वो रखी हुई है। पहली चीज ये हुई। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखते हैं, मैंने बताया था दर्पण में कि दो प्रकार के दर्पण होते हैं, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण में स्थिति और प्रतिबिंब अलग अलग होगा, उत्तल दर्पण में स्थिति और प्रतिबिंब अलग अलग होगा। तो हम सबसे पहले अवतल दर्पण को समझते हैं। अवतल दर्पण में मैंने बताया था कि आपका कुछ इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से, जिसमें अगर आप देखेंगे तो बीच में जो है ये पतला होता है और किनारों पर जो है ये आपका मोटा होता है। ये मुख्यतः हमने लेंस में देखा था। पर जब इसका दर्पण का हम इसे स्वरूप देते हैं तो मैंने आपको बताया था कि आपका एक साइड जो है लाल ऑक्साइड जो है उससे कलर्ड होता है। तो अगर हम इसमें कलर्ड कर दें तो आपका जो बाहरी हिस्सा होता है वो आपका यहाँ पर पेंट होता है। तो हम इसको अगर इसमें दर्शाएंगे तो कुछ इस प्रकार से जो है हम इसे दर्शा सकते हैं, जिसमें आपका इस प्रकार से ये जो है वो पीछे वाला हिस्सा जो है ये आपका पेंट हो रखा है। तो ये आपका क्या है, दर्पण। कौन सा दर्पण? तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं अवतल दर्पण की। तो अवतल दर्पण को ही आपको समझना है। अलग अलग स्थितियों में अलग अलग आपको जो है प्रतिबिंब बनता हुआ दिखाई देगा। अवतल दर्पण में सबसे पहले ये जो इसका सेंटर पॉइंट होता है, इसे हम किस नाम से जानते हैं? तो हम इसे कहते हैं ध्रुव के नाम से। इसे हम ध्रुव का नाम देते हैं और इसे हम ध्रुव को पी से जो है वो दर्शा देते हैं। तो आप इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। यहाँ पर आपका एक बिंदु होता है जिसे हम दर्शाते हैं सी से, और हिंदी में हम इसे कहते हैं, तो वक्रता केंद्र का जो है हम इसे नाम देते हैं। बस आप इस चित्र को जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ इसको अगर आप याद कर लेंगे तो यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से समझ जाएंगे। सी आपका क्या है, वक्रता केंद्र होता है। और यहाँ पर अगर आप इन वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में देखेंगे तो ये आपका कहाँ पर एफ होता है, जिसको हम कहते हैं फोकस बिंदु। अब जैसे ये वक्रता केंद्र जो है इसके, या आप कह सकते हैं कि जो आपका ये मुख्य अक्ष है इसके समांतर अगर कोई किरण रेखा इस प्रकार से जो है वो जा रही है तो वो अवतल दर्पण जो है यहां से होकर के फिर जब वापस लौटती है तो कहां से होकर के जाती है? तो आप कहेंगे फोकस दूरी से होकर के जाती है। ये आप पहला पॉइंट याद रख सकते हैं। और यही दूसरी कंडीशन भी आपसे पूछी जा सकती है कि अगर कोई प्रकाश की किरण जो है आपकी एफ से होकर के जा रही है तब वो कैसी होगी? तो वो आपकी समांतर होगी, इस प्रकार से। तो दोनों कंडीशन हो सकती हैं, या तो वो आपकी समांतर होगी तो फोकस से होकर के जाएगी, या तो फोकस से होकर के जा रही है तो वो समांतर होगी। एक दो कंडीशन ये हो गई। तीसरी कंडीशन जब सी से होकर के जाती है, आपसे यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे कि आपकी केवल अगर पूछ लिया जाए किरण आरेख के संदर्भ में कि वो सी से होकर के जा रही, सी हमारा क्या वक्रता केंद्र है, तो आपकी वो जो प्रकाश किरण है वो वापस भी जो है वो सी पर ही जो है वो लौटेगी। तो इस प्रकार से आपको ये तीसरा पॉइंट जो है वो याद रखना है कि वो सी से ही वापस लौटेगी। फिर चौथी स्थिति क्या है जो हमने देखा था, आई और आर दो एंगल बनते थे। तो अगर इस प्रकार से जा रही है तो यहाँ पर आपका एंगल आई बनता था, ये आर बनता था, आई बराबर आर होता था। ये भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं।
तो किरण आरेख के संदर्भ में बस यही 4 पॉइंट ध्यान रखने हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि अगर समांतर है तो फोकस दूरी से होकर के जाएगी, अगर फोकस दूरी से होकर के जा रहा है तो आपका समांतर होगा। तीसरा, अगर सी से होकर के जा रहा है तो वापस भी सी कर होकर ही जाएगा। और चौथा, अगर इस प्रकार से यहाँ पर जो ध्रुव है वहां से बन के जा रहा है तो यहाँ से आई और आर जो है ये आपस में बराबर होंगे। तो ये जो दो चार स्थितियां आपने देखी, ये किसके संदर्भ में होती है? ये इस किरण आरेख के संदर्भ में होती हैं। अगर आगे न्यूमेरिकल आप देखेंगे इस पर बेस्ड अगर डायरेक्ट भी थ्योरी पूछी जाएगी तो आपको ये चार चीजें पता होना चाहिए। अब यहाँ पर हम 6 स्थितियों में जो है वो प्रतिबिंब देखेंगे, परंतु उससे पहले कुछ चीजें और आप समझ लीजिए। ये हम यहाँ पर मुख्य अक्ष आपको बता चुके हैं, तो बी और ए को यहाँ से हटा देते हैं ताकि कंफ्यूजन आपको ना क्रिएट हो। तो सी जो है, जो कि हमारा वक्रता केंद्र है, और पी जो आपका ध्रुव है, इसके बीच की जो दूरी होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम वक्रता त्रिज्या के नाम से जानते हैं। तो इसको हम आर लिख सकते हैं यहां से यहां तक, और उसे हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या के नाम से जो है वो जानते हैं, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को। दूसरी चीज आपको ये समझना है, ये एफ जो है आपका, जो कि फोकस बिंदु था, या फोकस भी कह सकते हैं। तो फोकस और यहां चलिए लिख भी देते हैं फोकस। तो फोकस और आपका जो ध्रुव है, इसके बीच की जो दूरी होती है, इसे हम फोकस दूरी कहते हैं। इसे हम फोकस दूरी के नाम से जो है वो जानते हैं, यहां से लेकर यहां तक की जो है वो जो दूरी है। और ये जो है वो आपका स्मॉल एफ से आप दर्शा सकते हैं इसको। स्मॉल एफ हमने यहाँ पर लिख दिया, एफ से भी दर्शा सकते हैं। ये तो आपका फोकस बिंदु है। अब इससे आपको ये भी यहाँ पर चीज समझ में आ रही है कि जो वक्रता त्रिज्या है वो आप देख रहे हैं कि पूरी डबल है किसकी? फोकस दूरी की। तो इसी से एक फॉर्मूला भी होता है आपका, वो होता है एफ बराबर आर अपॉन में 2। यानी जो फोकस दूरी है आपकी, वो आधी है किसकी? वक्रता त्रिज्या की। इसको कैपिटल आर या स्मॉल आर किसी से भी दर्शा सकते हैं। एफ बराबर आर अपॉन 2, इसको आपको फॉर्मूले को याद रखना है। यहां से क्वेश्चन कैसे आएगा उसको समझिए। आपको प्रश्न में दिया होगा आर की जगह कि किसी कोई अवतल लेंस है जिसमें कोई प्रकाश की किरण आ रही है, या पूरी थ्योरी ना समझ के सीधे समझिए कि वक्रता त्रिज्या जो है आपको प्रश्न में दे रखी होगी कि 20 सेंटीमीटर की है, तो आपको फोकस दूरी जो है वो बतानी है। तो फोकस दूरी आप जान रहे हैं r/2 होता है, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि फोकस आपकी 10 यहाँ से निकल के आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर। कहने का मतलब इतना सा आपको समझना है कि पॉइंट यहाँ पर कौन कौन से कहाँ पर हैं, और साथ ही साथ आपको इस f बराबर r/2 को भी समझना है। एक बार फिर से समझिए, वक्रता केंद्र आपका C है, f जो है यहाँ पर फोकस बिंदु है, और p जो है आपका यहाँ पर ध्रुव है। जो भी आपने दर्पण लिया है उसका जो सेंट्रल पॉइंट है वो आपका ध्रुव है। तो C यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या, और आपका जो f है यानी कि फोकस बिंदु है, और आपका जो ध्रुव है उसके बीच की दूरी जो है वो फोकस दूरी। इतना आपको क्लियर हुआ? अब इसको हम बाकी चीजों को रहने देते हैं, केवल और केवल जो हमने अलग से एक्स्ट्रा लिखा है उसको हटा देते हैं। तो अब आपको वक्रता त्रिज्या समझ में आ गया, इसलिए इसको यहाँ से हटा देते हैं। फोकस दूरी समझ में आ गया तो इसको हटा देते हैं, बाकी सब यहाँ पर लिखे रहते हैं। अब मैंने आपको बताया कि 6 स्थितियों में आपको दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब जो है वो समझना है। पहली स्थिति कब? जब वक्रता केंद्र के इस तरफ आपसे कहा जा रहा है, एरो मैंने इसलिए बनाया है, इस तरफ जब कहा जा रहा है तो वो वस्तु रखी होगी अनंत पर। यहां पर जो स्थिति होती है ये जो है वो अनंत की होती है। तो सबसे पहले आपसे कहा जाएगा कि कोई जो वस्तु है वो अनंत पर रखी जाती है, तो पहली स्थिति ये हो गई। दूसरा कहा जाएगा कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में मतलब कहीं भी हो सकती है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, कहीं भी हो सकती है। तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में जो है ये दूसरी स्थिति हो जाएगी। ये सब क्या है? ये आपके बिंब है। बिंब को समझ रहे हैं? कोई वस्तु है उसको हम कहते हैं बिंब, और बिंब का जब प्रतिबिंब बनता है तो वो आपका स्थिति में अलग बनता है। तो हम पहले अभी बिंब को समझ रहे हैं कि कहाँ कहाँ पूछा जाता है। पहली स्थिति में आपसे पूछा जाएगा कि वस्तु अनंत पर रखी है। दूसरी स्थिति में पूछा जाएगा कि वस्तु अनंत और जो वक्रता केंद्र है, सी वक्रता केंद्र ना, इसके बीच में रखी है। तीसरी स्थिति में पूछा जाएगा कि जब वक्रता केंद्र पर ही जो है वो वस्तु रखी है, यानी तीसरी स्थिति। टोटल मैंने कहा 6 पॉइंट आपको याद रखने हैं। चौथी स्थिति, जब फोकस बिंदु और जो वक्रता केंद्र है, फोकस बिंदु कह लीजिए या केवल फोकस कह लीजिए, फोकस और वक्रता केंद्र जो है इसके बीच में रखी है, तो चौथी स्थिति आपकी ये हो जाएगी। पांचवी स्थिति हो जाएगी जब फोकस पर ही रखी है, और छठी स्थिति तब हो जाएगी जब फोकस और ध्रुव जो है उसके बीच में रखी है।
बस 6 इतने बिंदु आपसे अवतल दर्पण जो है उससे क्वेश्चन आते हैं। पहली स्थिति, वस्तु अनंत पर रखी है। दूसरी स्थिति, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी है। तीसरी स्थिति, वक्रता केंद्र पर रखी है। चौथी स्थिति, फोकस दूरी और वक्रता केंद्र जो है इसके बीच में रखी है। चौथी स्थिति के बाद पांचवी स्थिति फोकस बिंदु पर रखी है, फोकस पर रखी है। और पांचवी जो है ध्रुव या दर्पण का ध्रुव भी करके लिखा जा सकता है कि दर्पण का ध्रुव और फोकस जो है इसके बीच में रखी है। तो फोकस आपका ये और इसके बीच में ये चीज आपको क्लियर हुई कि मैंने ये भी आपको क्लियर किया कि बीच में कहने का मतलब ये नहीं है कि एकदम इसके सेंटर में रखी है। वो आपकी वस्तु यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, कहीं भी जो है वो इन बीच में कहीं भी हो सकती है। तो ये 6 स्थितियां हैं जो आपको समझ में आ गई होंगी। अब एक एक स्थिति में समझिए कि वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो कब और कहाँ बनता है, क्योंकि यही आता है आपके पेपर में। अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही आएगा। सबसे पहली स्थिति मैंने बताया कि जब वस्तु अनंत पे रखी है, तो ये आप वस्तु मान लीजिए खुद को कि आप जो है वो अनंत पे हैं, तब आपका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पर जो है वो बनेगा। तो आपका जो प्रतिबिंब है इधर साइड से, जैसे हम इधर से इधर की ओर बढ़ रहे हैं, वैसे ही जब प्रतिबिंब की बात आती है तो हमें सबसे इधर साइड से इधर की ओर बढ़ना है। यानी कि जितना उधर से हम इधर की ओर बढ़ेंगे वैसे ही नीचे साइड से। तो वस्तु जब जब मैंने कहा अनंत में बन है तो आपका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो प्रतिबिंब मैंने बताया ना इधर से क्रम में बनता है और नीचे आपका बनता है। तो आपका जो प्रतिबिंब है वो इस फोकस तल जो है इस पर आपका जो है वो बनेगा। यानी कि ये जो प्रतिबिंब आपका बनेगा यहाँ पर बनेगा। एफ तो आप समझ ही गए हैं, इसको यहाँ पर लिखे रहते हैं। तो यहाँ पर आपका प्रतिबिंब बनेगा और प्रतिबिंब जो आपका बनता है वो यहाँ पर उल्टा बनेगा। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति आपका आएगा वो यहाँ पर जो है वो बनेगा। ऐसे आपको समझना है कि जब वस्तु अनंत पे है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बना, इस फोकस तल पर। फिर आपका मैंने बताया दूसरी स्थिति क्या बनेगी, जब आपका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में है, यहाँ पर होगा। अब हर बार हम यहाँ पर आदमी बना के नहीं दिखाएंगे, आप इस चीज को पहले समझ लीजिए कि जब आपका प्रतिबिंब जो है यहाँ पर होगा, यानी कि सेंटर में होगा, किसके, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में होगा, तब आपका प्रतिबिंब यहाँ से आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। अभी फोकस पे बन रहा था, अब थोड़ा सा और अगर इधर शिफ्ट होंगे तो वक्रता केंद्र आपका सी है और इधर जो है आपका एफ है, फोकस दूरी। तो इनके इसको एफ ऊपर लिख देते हैं, यहाँ एफ लिख देते हैं। तो आपका प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। जैसे आप इधर से इधर शिफ्ट होंगे वैसे नीचे भी आपको इस तरफ शिफ्ट होना है। अब तीसरी स्थिति मैंने बताया जब आपका सी पर प्रतिबिंब बनेगा, तो आप इधर से और इधर जब शिफ्ट होंगे तो आप क्या कहेंगे, जो आपका प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। यानी कि जब वक्रता केंद्र पर रखा होगा तो प्रतिबिंब भी आपका वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। फिर अगली स्थिति जब मैंने बताया, इसको रफ भी कर देते हैं ताकि घिचपिच टाइप से ना हो, सी और एफ जो है इसके बीच में होगा। यानी कि फोकस दूरी या फोकस और वक्रता केंद्र जो है इनके बीच में जब आपका इस प्रकार से प्रतिबिंब रखा होगा, तब आप इधर और आगे बढ़ेंगे, तब आपका जो प्रतिबिंब होगा वो यहाँ कहीं जाकर बनेगा। यानी मैं आपसे कहूँ कि आपका जो वस्तु है वो यहाँ पर है, या बिंब जो है वो किसके बीच में, सी और एफ के बीच में। सी आपका क्या है, वक्रता केंद्र है, और एफ आपका क्या है, फोकस दूरी है। अगर इनके बीच में जो है आपका फोकस दूरी नहीं, फोकस है, फोकस दूरी तो आपका इसके बीच की दूरी को कहते हैं। तो फोकस के बीच में है तो आपका जो प्रतिबिंब है वो यहाँ बनेगा। तो इसको हम स्थिति क्या कहेंगे कि वक्रता केंद्र और जो अनंत है इसके बीच में बनेगा। और सबसे लास्ट वाली जो कंडीशन मैंने बताई थी कि जब आपका कोई व्यक्ति एफ पर है या आपका बिंब जो है, वस्तु की स्थिति जो है वो फोकस पर है, तब आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो अनंत पे बनेगा। तो इतनी सी केवल आपको इसमें चीज समझनी है और यहीं से क्वेश्चन आएगा। पर अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवल पर पढ़ते हैं तब, यानी कि हाई स्कूल इंटर के लेवल पर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो वो पूरा आपका रे डायग्राम होता है कि यहाँ से कोई किरण प्रकाश की चलती है और वो इस प्रकार से गुजरती है, तब आपका जो प्रतिबिंब है वो बनता है। तो उतना आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है। आपके में जो है वो आपका कोर्स में स्थिति दे रखी है प्रतिबिंब की कहाँ पर बनती है, तो इसलिए इस चीज को समझना है। तो हम एक बार फिर से आपको चीजों को और आसानी से समझाने का प्रयास करते हैं। समझा तो वैसे मैंने दिया है, पर एक बार और समझ लीजिए, फिर हम आगे टॉपिक पे बढ़ेंगे। कि यदि आपका वस्तु अनंत पे है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो आप कहेंगे फोकस पे बनेगा। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो फोकस नहीं, वस्तु जो है वो आपका फिर दूसरे स्थिति में मैंने कहा बताया था कि आपका वक्रता जो केंद्र है वो और अनंत जो है वो उसके बीच में जब रखी जाएगी, तो इधर से थोड़ा सा और आप शिफ्ट होंगे, यानी तब आपका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। इसको हम क्या कहेंगे कि वक्रता केंद्र
और फोकस के मध्य में। तीसरी स्थिति, जब आपका प्रतिबिंब तीसरे नंबर पे रखा होगा, जिसे हम क्या कहेंगे, सी को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, तो आपका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। फिर और आगे बढ़ेंगे, चौथी स्थिति कि जब आपका जो वस्तु है वो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है, चौथी स्थिति, तब आप और आगे बढ़ेंगे कि आपका जो प्रतिबिंब है वो आपका अनंत इधर है और इधर साइड आपका सी है, यानी कि वक्रता केंद्र है, तो यहाँ पर आपका प्रतिबिंब बनेगा। और पांचवी जो स्टेज है कि जब आपका जो वस्तु है वो इस फोकस पर होगी, तो हमारा जो प्रतिबिंब है पांचवे में तब कहाँ बनेगा, तो वो अनंत पे बनेगा। इतना हमने देखा है। छठी स्टेज को मैंने और बताया था कि जब वो ध्रुव यानी पी और फोकस के बीच में है, तब आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण का ध्रुव और जो फोकस है इसके बीच होगा, तो आपका दर्पण के पीछे जो है आपका प्रतिबिंब बनता है। इस प्रकार से ये आपकी 6 स्टेज होंगी, जहां से अगर क्वेश्चन आएगा तो आप, मुझे लगता है आप आसानी से कर लेंगे। अब स्थिति तो आपने समझ ली कि कहां पर प्रतिबिंब बनेगा। इस पॉइंट को और समझिए कि जो प्रतिबिंब है उसकी आकृति या आकार कैसे होता है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया कि सभी में जो प्रतिबिंब है वो नीचे बन रहा है, वो भी उल्टा बन रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको ये क्लियर हुआ कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो उल्टा बनेगा। ठीक है। अब जब भी उल्टा प्रतिबिंब बनता है तो वो जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक भी होता है, तो सब में आपका वास्तविक आएगा। तो वास्तविक, उल्टा, और तीसरी चीज को और आपको समझना है कि जब हम इधर से क्रम में बढ़ रहे हैं, यानी कि जब पहली कंडीशन थी, तब जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो यहां से बन रहा है, तो सबसे जो है यहां पर जब छठे नंबर के आसपास बनेगा, छठे नंबर पे नहीं 5 पे नीचे बनेगा, यहाँ पर फोकस पे, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो बहुत छोटा होगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, जो प्रतिबिंब होगा वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, यानी कि अगर ये यहाँ इतना है तो थोड़ा सा और बड़ा होगा, और यहाँ पर जो है ये बराबर हो जाएगा, और आगे जब बढ़ेंगे तो ये वस्तु से बड़ा होता जाएगा, और आगे बढ़ेंगे तो और बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार से आपका प्रतिबिंब जो है वो बढ़ता जाएगा। तो अगर मैं आपको एक कंडीशन दूं पहले नंबर वाली, कि यदि आपका वस्तु अनंत पे रखी है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, और अगर एक बार में ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैंने बहुत ये बड़े टॉपिक को बहुत कम शब्दों में समझाने का प्रयास किया है। तो वस्तु अगर अनंत पे रखी है तो मैं आपसे कहूं प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो सबसे पहले आप देखेंगे यहां प्रतिबिंब कहां बनेगा, स्थिति तो एफ पर बनेगा, यानी कि आप कहेंगे प्रतिबिंब फोकस तल पे बनेगा। दूसरा आप, मैं कहूंगा कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो आप कहेंगे कि नीचे बन रहा है, यानी उल्टा भी बनेगा, और उल्टा जब बनता है तो वास्तविक भी बनता है। और वस्तु के आकार की बात करें, यानी प्रतिबिंब के आकार की बात करें, तो वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, तो वस्तु से यहाँ पर क्या, बहुत छोटा। सब क्लियर होगा। फिर दूसरी स्थिति की बात करें, तो फिर मैं आपसे कहूंगा कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में अगर रखा है, तो आप क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो आप कहेंगे फोकस जो बिंदु है ये, और इसके बाद आपका जो वक्रता केंद्र पड़ रहा है इसके बीच में बन रहा है, तो ठीक है, स्थिति अब क्लियर है। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो यहां भी वास्तविक बनेगा और उल्टा भी बनेगा, और साथ ही साथ आप कहेंगे आकार की बात, तो वस्तु से छोटा बनेगा। पहली वाली कंडीशन में बहुत छोटा बन रहा था, यहां पर कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। क्लियर हुआ। और तीसरी स्थिति की बात करें, तो जब वक्रता केंद्र पर ही रखी होगी तो प्रतिबिंब आपका वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, यहां पर प्रतिबिंब उल्टा भी बनेगा, वास्तविक बनेगा, और वस्तु के बराबर बनेगा। पहले वाले में बहुत छोटा, दूसरे वाले में छोटा, तीसरे वाले में बराबर। अब देख रहे हैं इसी प्रकार से बढ़ता हुआ जा रहा है। फिर और आगे जब बढ़ेंगे चौथे वाले नंबर पे, तब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में जब रखा होगा, तो वो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में यहां बनेगा। यहां पर वास्तविक भी होगा, उल्टा भी होगा, और स्थिति की आकार की बात करें तो वस्तु से बड़ा होगा, और ऐसे और आगे बढ़ेंगे तो ये वस्तु से बहुत बड़ा होगा। तो ये पूरी कंडीशन थी, किसकी थी, अवतल दर्पण की। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये आपका था अवतल दर्पण। जैसे अवतल दर्पण में आपने देखा इतनी सारी स्थितियां होती हैं, 6 स्थितियां होती हैं। उत्तल दर्पण में ऐसा कुछ नहीं होता है। उत्तल दर्पण को समझ लीजिए, जैसे आपका सेम चित्र वैसे ही बनेगा। अब यहाँ पर जो दर्पण होगा वो आपका कुछ इस प्रकार से होगा, जिसमें इस तरफ से जो है आपका पेंट हो रखा होगा। और उत्तल दर्पण की विशेषता ये है कि यहाँ पर जो फोकस है वो यहाँ पर होगा, सी आपका जो वक्रता बिंदु है या वक्रता केंद्र है वो यहाँ पर होगा, और पी आपका जो है वो यहाँ पर होगा। यहाँ पर इसको हम मान सकते हैं, वैसे कोई जरूरी नहीं है। अब यहाँ पर अगर बात करें तो वस्तु की प्रत्येक स्थिति के लिए आपसे पूछा जाए तो आपका जो प्रतिबिंब होगा वो कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। पहली चीज आपको याद रखना है। अच्छा, इससे पहले जो हमने बताया था ना लास्ट वाला पॉइंट, जिसमें बताया था कि दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में रखा हो, तो दर्पण आपका कहाँ बनता है, तो दर्पण के पीछे बनता है।
यानी प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, दर्पण के पीछे। तो जो दर्पण के पीछे वाला प्रतिबिंब था वो आभासी होता है, उस चीज को शायद मैंने वहां नहीं बताया तो ध्यान रखिएगा, वहां आभासी और वस्तु से बड़ा और सीधा जो है वो बनता है। हाँ, तो वापस से उत्तल दर्पण पर लौटते हैं। ये अब आपका चल रहा है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, बाकी हम दर्पण के बारे में सब पहले क्लासेस में देख चुके हैं। मैंने बताया कि वस्तु की प्रत्येक स्थिति के लिए, वस्तु यहाँ रखी हो, यहाँ रखी हो, कहीं भी रखी हो, कोई मैटर नहीं करता, वस्तु की प्रत्येक स्थिति, मान लीजिए यहाँ पर रखी है तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, सबसे पहले तो दर्पण के पीछे बनेगा। तो दर्पण जो है वो इस तरफ फेस है, क्योंकि इस तरफ दूसरी साइड पेंट हो रखा है ना, तो ये दर्पण का पिछला हिस्सा इधर होगा, तो दर्पण के पीछे बनेगा। और दर्पण के जो पीछे बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, तो वो दर्पण और फोकस के बीच में बनेगा। ये आपका फोकस है और ये आपका दर्पण है, तो इन दोनों के बीच में बनेगा। यहां पर आपका प्रतिबिंब जो है वो इस प्रकार से बनेगा। स्थिति आपको क्लियर हुई? अगर आपसे पूछा जाए कि वस्तु की कोई भी स्थिति दे रखी हो उत्तल दर्पण के लिए, तो आप कहेंगे दर्पण के पीछे और साथ ही साथ दर्पण और फोकस के बीच में जो प्रतिबिंब है वो बनेगा। अब दूसरा सवाल यहां से ये आता है कि कैसा बनेगा, तो जब दर्पण के पीछे बन रहा है तो ये प्रतिबिंब आपका आभासी होगा। यही चीज जो इससे पहले वाला भी प्रतिबिंब बन रहा था सबसे लास्ट में, अभी अवतल में एक था जो कि मैंने बताया था सबसे लास्ट में, कि जो दर्पण के पीछे बनता है, ध्यान रखिएगा उसमें भी जो प्रतिबिंब है वो आपका आभासी ही बनता है। ये चीज मैंने आपको बताई थी कि जब पीछे जाकर कहीं बनता है, क्योंकि दूसरी साइड तो पेंट है, तो वो आभासी में ही आता है। आभासी जब बनता है तो ये आपका सीधा बनता है, मैंने बताया था। आपको ये चीज भी याद रखनी है कि जब वास्तविक होगा तो उल्टा होगा, और जब आभासी होगा तो सीधा होगा। इन दोनों को कंफ्यूज नहीं होना है आपको। और आभासी सीधा, और ये जो है वो वस्तु से छोटा बनता है। यहां पर हम ये भी याद रख सकते हैं, वस्तु से छोटा। अब एक चीज को और आप थोड़ा सा रिकॉल करिए, जो हमने पिछली क्लासेस में आपको बताया था कि उत्तल दर्पण का यूज किस लिए किया जाता है, तो साइड मिरर जो होते हैं आपके, उनके लिए जो है वो किया जाता है। साइड मिरर जो आपके कार वगैरह में लगे होते हैं उनमें आपका यूज जो है इसका होता है। तो साइड मिरर जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो भी पीछे आपका देखने वाला होता है वो इतनी बड़ी सी इमेज को क्या करते हैं उस मिरर में छोटा सा दिखाते हैं। जैसे आपको पीछे कार देख आ रही है, कोई दिखती है तो बड़ी सी कार होती है, पर वो पूरे शीशे में आपको दिखती है। वो क्या कर रहा है, वो वस्तु का जो इमेज बना रहा है, ये जो वस्तु है इसकी जो इमेज बना रहा है वो बहुत छोटी बना रहा है। तो आपको ये भी समझ में आ रहा है कि यह वस्तु से छोटा किस प्रकार से है। दूसरी चीज आपको ये भी समझ में आ रहा है कि वो आभासी है, क्योंकि वो एक्चुअल साइज तो उसका कुछ और है, पर वो बन रहा है छोटा सा, तो वो आभासी भी है। और जितना जैसा वो होता है वैसे सीधा बनता है, उल्टा तो बनता नहीं है, तो सीधा भी है। तो ये सारी कंडीशन आप इस उत्तल दर्पण से जोड़ सकते हैं। मैंने एग्जांपल आपको उपयोग मैंने आपको बताए थे कि कारों में ड्राइवर की जो सीट होती है इसके जो साइड मिरर होते हैं वो उत्तल दर्पण होता है, तो उससे आप भी इसे याद रख सकते हैं। बस इतनी सी चीज थी इस दर्पण में। इसके अलावा प्रश्नों को देखने से पहले एक सूत्र भी होता है आपका एक और, वो आपका होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। इस पर बेस्ड क्वेश्चन मैंने आगे रखा है, तो उसी के साथ चीजों को हम समझ लेंगे। तो चलिए अब देखते हैं हम एक एक करके जो है वो प्रश्न। और प्रश्नों को देखने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर अभी तक अपना ना किया हो तो सभी लोग वीडियो लाइक और शेयर अवश्य करते रहिएगा। आपके लिए यहाँ ढेर सारी मेहनत की जा रही है, तो एक लाइक तो आपका वीडियो पर बनता ही है। साथ ही साथ चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, और जो भी टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हों तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो टोटल 20 प्रश्न हम देखेंगे, एक प्रश्न लास्ट में हम आपसे भी पूछेंगे। पहला प्रश्न, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो कहां पर बनता है, कार्निया में, आइरिस में, पुतली में, रेटिना में। तो कुछ चीजें नई भी हम देखेंगे, क्योंकि जो ऑलरेडी हम देख चुके हैं उसको तो हम देखेंगे ही देखेंगे, उस पर बेस्ड क्वेश्चन। कुछ चीजें नई भी जो है वो साथ में देखेंगे। आंसर की बात करते हैं इनमें से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर रेटिना जो है वो सही होगा। तो कोई वस्तु से जब चलने वाली जो प्रकाश किरणें होती है ना, वो कार्निया और आपका नेत्रोद होता है, उससे गुजरने के बाद जो लेंस होता है उस पर जो है वो आपतित होती हैं। और जब इससे अपवर्तित होती हैं तो काचाभ द्रव एक होता है, काचाभ द्रव, उससे होते हुए रेटिना पर जो है वो पड़ती हैं। रेटिना, अथवा इसको हम एक और नाम देते हैं दृष्टि पटल। तो ऑप्शन में दृष्टि पटल देखने को मिले तो वो भी आपका सही होगा। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि दृष्टि पल जो पटल है इस पर वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनता है, तो वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो उल्टा बनता है। मैंने ये भी बताया था उल्टा जब भी होगा तो उसके साथ क्या वर्ड याद रखेंगे, वास्तविक बनता है। उल्टा और वास्तविक बनता है। और जब बात होगी किसकी, आभासी की, तब हम वहां पर क्या कहते हैं कि जो प्रतिबिंब है वो आपका कैसा बन रहा है, तब वो वस्तु से
बड़ा या सीधा उस कंडीशन में वहां देखने को मिलता है, बाकी उल्टा के साथ आपका वास्तविक आता है। दृष्टिपटल आपको याद रखना है। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना जो है उसमें बनता है। अगला देखते हैं आपका दूसरा प्रश्न कि प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होता है? हीरा, पानी, निर्वात, हाइड्रोजन। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका अधिकतम वेग पूछा गया है तो आपका निर्वात में जो है आपका होता है। निर्वात में क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि जो प्रकाश का वेग होता है वो वस्तु या पदार्थ जो है उसके अपवर्तनांक पर जो है वो डिपेंड करता है। और अपवर्तनांक की अगर बात करें तो ये आपका जो निर्वात होता है इसमें ज्यादा होता है। ज्यादा नहीं, एक्चुअल में कम होता है। निर्वात में जो है सबसे कम होता है, क्योंकि यहाँ पर जो संबंध होता है वो आपका अपोजिट होता है। किस प्रकार का? कि जितना आपका जो अपवर्तनांक होगा वो ज्यादा होगा, उतना ही आपका जो प्रकाश की जो गति होगी वो जो है वो कम होगी। इस प्रकार से अपोजिट संबंध होता है। प्रकाश की गति उतनी ही जो है वो न्यूनतम होगी। अपवर्तनांक जितना ज्यादा, प्रकाश की गति उतनी न्यूनतम। तो हम उस आधार पे क्या कहेंगे कि अपवर्तनांक निर्वात में सबसे जो है वो कम होता है। हीरे, पानी, हाइड्रोजन, इनके कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो। और प्रकाश की चाल निर्वात में होती कितनी है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड आपकी जो है ये चाल होती है। ये मैंने पहले भी आपको बताई थी, किसी क्वेश्चन में जो है ये पूछा गया था। चलिए देखते हैं आगे। बाकी इनकी अलग अलग, हाइड्रोजन में अलग होती है, उसको उतना याद ना रखिए, जो मेन है उसको याद रखिए। तीसरा है कि किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर, या उसकी ऊंचाई की आधी, या व्यक्ति की ऊंचाई का 1/4, या इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा सही होगा। मैंने आपको समतल दर्पण से संबंधित नियम सारे बताए थे, वहां क्लियर आपको बताया था कि व्यक्ति की ऊंचाई जो है उसकी आधी आपकी जो है वो होनी चाहिए पूरा, अगर आपको प्रतिबिंब देखना है। और ये भी मैंने आपको बताया था कि समतल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब होता है, वो वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के पीछे भी उतनी दूरी पर ही बनता है। जैसे मैंने आपको एक इस प्रकार से बताया था कि ये आपका दर्पण है, इसके 10 सेंटीमीटर आगे जो है यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, तो प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के पीछे भी 10 सेंटीमीटर पीछे जो है आपका प्रतिबिंब जो है वो बनेगा। इस पर बेस्ड भी चीजें पूछी जाती हैं। और ये भी चीज मैंने आपको बताई थी कि अगर कोई v वेग से इसके सामने चल रहा है, तो उधर से जो वेग प्रतिबिंब का होगा वो 2v वेग से होता है। ये सब बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब चीजें हम पहले बता चुके हैं। बाकी यहाँ पर आंसर आपका व्यक्ति की ऊंचाई की आधी हो जाएगी। समतल दर्पण की ऊंचाई जो होती है वो व्यक्ति की ऊंचाई बटे 2 करके आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। चौथा प्रश्न, मरीचिका का उदाहरण आपको बताना है। प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण, या फिर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बताइए, मरीचिका या मृग मरीचिका भी कहते हैं, कौन सा इनमें से सही होगा? तो आंसर की बात करते हैं। पूरा डिटेल में कैसे बनती है वो सारी चीजें हम बता चुके हैं, तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन आपका सही होगा। पूरा मैंने आपको बताया था कि कैसे सघन से विरल में वायु होती है, और फिर आपका रेगिस्तान में होती है, और जल का आपको आभास होता है। तो इसलिए हम रिपीट नहीं कर रहे हैं, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन आपको याद होना चाहिए। अगला देखते हैं, आंख के निकट दृष्टि दोष को इनमें से किसके प्रयोग से दूर किया जा सकता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, या फिर समतल उत्तल लेंस। बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। मैंने बताया था निकट दृष्टि दोष में दूर का नहीं क्लियर दिखता है, दूर दृष्टि दोष में निकट का नहीं दिखता है। निकट दृष्टि दोष पूछा गया है, यानी आपका आंसर यहाँ पर अवतल लेंस जो है वो सही होगा। अवतल लेंस जो है इसमें आपका आंख के निकट दृष्टि दोष के लिए यूज किया जाता है। इसमें क्या क्या आपके कारण होते हैं? लेंस की लंबाई, लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, फोकस दूरी घट जाती है, लेंस की क्षमता घट जाती है, ये सारी चीजें। और जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बनता है? तो रेटिना पर ना बन के रेटिना के आगे बन जाता है, ये भी मैंने आपको बताया था। अगला, आकाश का नीला रंग किस कारण के होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन, परिक्षेपण, व्यतिकरण, या सूर्य द्वारा नीले प्रकाश का अन्य रंगों की तुलना में अधिक उत्सर्जन। बताइए कौन सा सही होगा। और साइंस के जितने भी अभी तक हम टॉपिक वाइज बना चुके हैं वीडियो, उसकी अलग से प्लेलिस्ट भी आप मैंने बना दी है, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो यदि आपने इससे पहले के वीडियो ना देखे हो तो आप प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो उसमें जाकर के देख सकते हैं। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर आकाश का जो नीला रंग होता है वो आपका ऑप्शन प्रकाश का प्रकीर्णन जो है वो सही हो जाएगा। मैंने बताया था ना कि कैसे जो है जो कण होते हैं उनसे टकरा करके प्रकाश फैल जाता है, वो सारी चीजें, प्रकीर्णन आपका सही होगा। सातवां, मानव की सामान्य स्वास्थ्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी मानी जाती है? 50 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, या फिर 25 सेंटीमीटर। बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका
25 सेंटीमीटर जो है ये बिल्कुल सही होगा। 25 सेंटीमीटर जो है वो मानी जाती है। इसी के ही आधार पर हम निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष निकालते हैं। अगर आप 25 सेंटीमीटर की रेंज तक सही पढ़े ले रहे हैं तो आप में कोई दृष्टि दोष नहीं है। अगला देखते हैं आपका 8वां प्रश्न। जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है द्विफेसी लेंस जैसा, अभिसारी लेंस जैसा, अपसारी लेंस जैसा या शंक्वाकार लेंस जैसा। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका आंसर यहाँ पर अपसारी लेंस जो है वो सही होगा। मैंने बताया था अपसारी लेंस क्या होता है, जो उस पर किरणें पड़े और वो जो है वो फैला दे। इस प्रकार से मैंने आपको सारी चीजें बताई थी कि अवतल लेंस जो होता है उसमें ये विशेषता देखने को मिलती है, इसीलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। और जो उत्तल लेंस होता था उसको अभिसारी लेंस कहते हैं। उस इसमें अप होता है, उसमें अब होता है। तो यहाँ पर पूछा गया है जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है तो अपसारी लेंस जो है उसके जैसा करता है। तो आपका सी वाला यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं। सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या कितनी होती है। मैंने आपको बताया भी था विबग्योर सभी रंगों को भी आपको पता होना चाहिए, उससे तरंग दैर्ध्य वगैरह से भी क्वेश्चन आते हैं। तो आंसर की बात करते हैं तो टोटल 7 कलर होते हैं, यही आपका सही होगा। VIBGYOR इस टाइप से सारे रंग बताए थे। रेड और वॉयलेट इन पर ही बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। अगला देखते हैं आपका प्रश्न 10वां कि जिस प्रघटना ने प्रकाश के अनुप्रस्थ स्वरूप को स्थापित किया वो प्रघटना जो है वो क्या है। परावर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवीकरण। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। जिस प्रघटना ने प्रकाश के अनुप्रस्थ स्वरूप को स्थापित किया वो प्रघटना क्या है। आंसर की बात करते हैं तो उसे हम ध्रुवीकरण का नाम जो है देते हैं। और ध्रुवीकरण बताया था मैंने कि प्रकाश संबंधी ऐसी घटना जो कि अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य तरंगों में अंतर स्पष्ट जो है वो करती है। जिसका आप एक एग्जाम्पल पोलराइड जो चश्मे हैं सिनेमाघर में देखते हैं, आप 3D फिल्म देखते हैं तो उसमें जो पोलराइड चश्मे होते हैं वो यूज किए जाते हैं, वो सब ध्रुवीकरण के एग्जाम्पल में जो है वो आते हैं। अगला 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण से वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए जब प्रतिबिंब दर्पण से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त करना हो। मैंने बताया फॉर्मूला 1/f वाला। तो यहाँ पर देखिए 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी दे रखा है, यानी f की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी 40 सेंटीमीटर। फिर वाले उत्तल दर्पण से वस्तु का को कितनी दूरी पर रखा जाए। तो जो तो अब यहाँ पर प्रश्न में आपको u और v को समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में ऐसा तो कुछ क्लियर किया गया नहीं है। प्रश्न में आगे कह दिया गया ना जब प्रतिबिंब दर्पण से 8 सेंटीमीटर को दूरी पर जो है प्राप्त करना है। तो थोड़ा सा हम चित्र को एक बार फिर से देख लेते हैं। इस प्रकार से जो है आपका मुख्य अक्ष हो जाएगा। इस प्रकार से आपका एक दर्पण दे रखा है और इसके बाद हम बात करते हैं वस्तु की। तो यहाँ पर आपकी जो है वो वस्तु रखी हुई है और प्रतिबिंब आपका यहाँ पर नीचे जो है वो बन रहा है। अब आपसे मैं ये कहूं कि क्या एक एक पॉइंट बताइए, तो आप कहेंगे ये आपका P यानी कि ध्रुव है। उसके बाद आपका वस्तु के चलिए इस तरफ ही रख देते हैं। यहाँ पर आपका कहीं पर F है, यहाँ पर आपका कहीं पर C है। F क्या है फोकस बिंदु, C क्या है वक्रता केंद्र और ये आपकी वस्तु। अब मैं आपसे कहूं कि F से लेकर के यानी फोकस से लेकर के जो P है इसके बीच की दूरी क्या थी, तो आप कहेंगे फोकस दूरी। फिर मैं आपको कहूंगा C और P के बीच की दूरी क्या थी, तो ये थी वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी तो वक्रता त्रिज्या। अब दो चीजें आपको और समझनी है, एक U और एक V। तो U क्या होता है, तो जहां पर वस्तु रखी है वो और जहां पर आपका जहां से बन रही है तो दर्पण से ही बनेगी ना, तो दर्पण से लेकर वस्तु के बीच की जो दूरी होती है उसे हम कहते हैं U। क्या कहते हैं इसे U। V क्या होता है, तो आप कहेंगे कि जहां पर आपका प्रतिबिंब बन रहा है, ये आपका प्रतिबिंब नीचे बन रहा है तो प्रतिबिंब से उस दर्पण के बीच की जो दूरी होती है उसे हम कहते हैं V। तो ये आपका V हो जाएगा। क्लियर हुआ आपको। इसमें और भी कंडीशन होती हैं, थोड़ा जब डिटेल में हम इसको और पढ़ते हैं तो इस प्रकार से आप देखते हैं एक्स एक्स वाई एक्स। पहले अच्छा इसको हम रफ कर देते हैं। इतना पहले आपने समझ लिया कि क्या होता है वस्तु से लेकर दर्पण के बीच की दूरी u। तो प्रश्न में देखिए क्या दे रखा है, उत्तल दर्पण से वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए, यानी जो पूछा गया है वैल्यू वो किसकी, वो u पूछा गया है ना, दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी यानी u को फाइंड करना है। तो u आपका हमें नहीं पता है। और आगे कह रहा है कि जब प्रतिबिंब दर्पण से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए, नहीं प्रतिबिंब से आपका दर्पण के बीच की दूरी जो है वो 8 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी कि v की वैल्यू दे रखी है। तो v बराबर आपको 8 सेंटीमीटर दे रखा है। इतना आपको क्लियर हुआ। तो अब हम इस चित्र को रब कर देते हैं और चित्र से ही अगर आप पढ़ेंगे इस चीज को तभी आपके दिमाग में बैठेगी और फिर आपको कोई भी कैसे भी घुमाकर क्वेश्चन पूछ ले आप कर लेंगे।
इतनी चीजें आपको दे रखी हैं। अब मैंने कहा एक और चीज हम आपको बता देते हैं, वो होता है इस प्रकार से अक्ष। तो आप देखते हैं ना, एक्स अक्ष होता है, वाई अक्ष होता है, तो इसमें हम इधर की जो वैल्यू रख लेते हैं ये सब प्लस में लेते हैं, और जब इधर की वैल्यू लेते हैं तो ये माइनस में लेते हैं। तो सेम चीज यहाँ पर भी होता है, जब आपका कोई भी दर्पण यहाँ पर है इस प्रकार से, अगर इस स्थिति में आपका बन रहा है या इस स्थिति में कोई भी चीज आ रही है तो वो माइनस होती है। जैसे अवतल दर्पण में ही बात करें तो अधिकतर चीजें यही बनती है, इसलिए अवतल दर्पण में आपको चीजें माइनस में देखने को मिलती हैं। उत्तल में इधर बनता है, यानी दर्पण के पीछे बनता है, इसलिए वो चीजें आपको प्लस में दिखाई देती हैं। तो सीधे सीधे अगर आपको याद करना है तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, मैंने जो बताया, या अवतल आपका माइनस और उत्तल प्लस में। बाकी ये होता है कि क्वेश्चन बाय क्वेश्चन ये चीजें बदल भी सकती हैं, डिपेंड करता है कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है उस पर। तो इतना आपको मैंने समझाया। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला रखते हैं, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। f की वैल्यू आपको निकालनी है, यानी 1/40 बराबर u की वैल्यू आपको नहीं पता है तो 1/u प्लस 1/v। v की वैल्यू 8। अब u को 1/u को ऐसे रहने देते हैं, 1/8 को उधर ले जाते हैं तो आपका माइनस में हो जाएगा। तो ऐसा हम कर सकते हैं, 1/u और 1/40 में से 1/8 को जो है वो माइनस कर देते हैं, ये आपका u लिखा हुआ है। अब 1/40 माइनस 1/8, तो 40 और 8 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 8 5 जा 40 होता है ना, तो 40 ही हो जाएगा आपका सीधे सीधे। तो 40 हम लिख सकते हैं, 40 एक बार में जाएगा, और यहाँ पर हमारा। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न में जो है वो उत्तल दर्पण की बात की गई थी, मैंने जो यहाँ पर चित्र बना करके दिखाया है वो उत्तल दर्पण का अवतल दर्पण का बना करके दिखाया था। बाकी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि u और v वही रहता है, मतलब दर्पण से जो वस्तु की दूरी है वो आपकी u रहती है, और प्रतिबिंब की दूरी जो है वो v रहती है। अब डिपेंड ये करता है, अगर उत्तल दर्पण होगा तो बस आपका जो प्रतिबिंब है उसकी स्थिति बदल जाएगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 1/40 के हिसाब से यहाँ पर क्या आएगा, 40 एकम 40, यहाँ पर एक आएगा माइनस, 8 5 जा 40 होता है, 5 1 जा 5, यहाँ पर आएगा 5। तो ये एक में से 5 जाएगा तो माइनस कब होगा, यानी कि माइनस का 4/40 आपका जो है वो आएगा। अब इसे आप काटेंगे तो 1/10 आना चाहिए, तो 1/f की वैल्यू आपकी 1/10 आए, एक माइनस में 1/10 आएगी, और f की वैल्यू आप कहेंगे -10 आएगी। तो 10 सेंटीमीटर ऑप्शन में है, इसको माइनस में कर लेते हैं, माइनस में ही आना चाहिए। कारण क्या है, कारण ये है क्योंकि जो प्रतिबिंब आपका बनेगा, थोड़ा सा इसको समझिए कैसे आपका ये माइनस में हो सकता है। तो मैंने ये चीज आपको क्लियर की, जब आपकी बात होती है किसकी, उत्तल दर्पण की। तो इस प्रकार से ये आपका मुख्य अक्ष हुआ। यहाँ पर जब हम प्रतिबिंब या सबसे पहले दर्पण रखेंगे तो कुछ इस प्रकार से जो है वो दर्पण को रख सकते हैं। और जब आप प्रतिबिंब बनने की बात आती है तो हम क्या कहते हैं, जो दर्पण है उसके पीछे बनता है, यहाँ कहीं बनता है, मैंने बताया था किसके किसके बीच, फोकस के बीच में, ये आपका एफ हो गया, और दर्पण जो है इसके बीच में। और आभासी सीधा और वस्तु से छोटा बनता है, पर वस्तु कहाँ रखी रहती है, तो दर्पण के सामने रखी रहती है। और अगर मैंने आपको इसको एक्सिस से समझाया, बस लाइन तिरछा हो गई, इसको मैंने बताया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से आप समझिए, तो इधर की वैल्यू प्लस में होंगी, पर इधर की जो वैल्यू होंगी वो माइनस में होंगी। और अगर आप देखिए वस्तु यहाँ पर है और दर्पण आपका यहाँ है, तो इसके बीच की जो डिस्टेंस आएगी वो किस में आएगी, माइनस में होगी। और वही चीज प्रश्न में पूछा गया था, उत्तल दर्पण से वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए, इसलिए मान उसका माइनस में आया है। चलिए देखते हैं हम अगला प्रश्न, कि सूर्योदय और सूर्यास्त जो है उसके समय सूर्य का रंग लाल क्यों जो है वो दिखाई देता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए कौन सा सही होगा। क्योंकि उस समय सूर्य केवल लाल रंग उत्सर्जित करता है, लाल प्रकाश का जो तरंगदैर्ध्य होता है अधिक होने के कारण प्रकीर्णन अधिक होता है, या फिर सूर्य पर्वतों से निकलता है, या लाल को छोड़कर अन्य सभी रंग जो है वो प्रकीर्णित होते हैं। तो पूरा मैंने तरीका बताया था, इमेज सहित बताया था कि जो आपके जब सूर्य उगता है डूबता है तो उसका जो प्रकाश होता है वो वायुमंडल में अलग अलग धूल के कण से होकर के गुजरता है, तो उसमें जो उनके कण होते हैं उससे प्रकीर्णन हो जाता है। अन्य रंगों के कंपैरिजन में जो रेड रंग होता है, लाल रंग होता है, इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए लाल को छोड़कर बाकी सभी रंग प्रकीर्णित हो जाते हैं। ये आपका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन यहाँ पर डी वाला जो है वो होगा। अगला देखते हैं कि चश्मे बनाने में किस कांच का उपयोग किया जाता है, क्रुक्स कांच, पोटास कांच, या फिर आपका जैना कांच, या सोडा कांच, कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो क्रुक्स कांच का यूज जो है वो चश्मे बनाने के लिए किया जाता है, यही आपका ऑप्शन सही होगा। ये जो है दुर्लभ मृदा तत्वों के ऑक्साइड से जो है वो बने होते हैं। इनकी एक विशेषता ये भी होती है कि पराबैंगनी किरणों को रोकने की क्षमता इनमें होती है।
अगला है कौन सा दर्पण कारों की हेडलाइट में यूज किया जाता है। मैंने बताया कि बहुत बड़ा सा पीछे कुछ आपका होगा, कोई बड़ी सी कार होगी, वो एक छोटे से मिरर में दिख जाती है, तो वो किस में होता है, वो आपका उत्तल दर्पण में होता है। परंतु प्रश्न में कारों की हेडलाइट की बात की गई है। साइड मिरर जो होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं, पर हेडलाइट का समझ रहे मतलब क्या है, जब आप कार चलाते हैं तो आगे के जो दो बड़े बड़े लाइट लगे होते हैं जिससे आपको आगे की सड़क जो है वो दिखाई देती है, तो उनकी बात की गई है, कारों के हेडलाइट की बात की गई है। तो वो आपके जो होते हैं उनमें कौन सा जो है वो यूज किया जाता है। तो आपका इन चारों में से अर्धवृत्तीय, शंकु आकार, उत्तल या अवतल में अवतल जो है वो सही होगा, डी वाला ऑप्शन। और कारण मैंने बताया था अपसारी लेंस भी कहते हैं, तो यही बस आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 प्रश्न, प्रकाश की दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना जब वह एक माध्यम से अन्य माध्यम में होकर गुजरता है तो क्या कहलाती है। तो बताइए कौन सा सही होगा। संचरण, परावर्तन, अपवर्तन या वितरण। प्रकाश की दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना जब वह एक माध्यम से अन्य माध्यम में होकर गुजरता है क्या कहलाता है। आंसर की बात करते हैं तो इसे हम अपवर्तन का नाम देते हैं, सी वाला ऑप्शन सही होगा। बताया था मैंने, इसमें सरल माध्यम, विरल माध्यम सारी चीजें देख चुके हैं। अगला, स्वच्छ आकाश का नीला रंग किस कारण से दिखाई पड़ता है। विवर्तन, बिखरना, प्रकाश का बिखरना, प्रकाश का परावर्तन या प्रकाश का अपवर्तन। बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आप क्या कहेंगे, प्रकाश का जो बिखरना है ये आपका सही होगा, जिसको हम प्रकाश का प्रकीर्णन भी जो है वो कह सकते हैं, उसी का ही दूसरा रूप यहाँ पर बिखरना लिखा हुआ है। बाकी इसमें हम एग्जाम्पल आपको करा चुके हैं, कारण आपको बता चुके हैं कि ऐसा क्यों होता है। 17 प्रश्न, किसका सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है। वायु, जल, हीरा या फिर कांच। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो हीरा आपका यहाँ पर जो है वो सही होगा, जिसका अपवर्तनांक जो है वो सबसे अधिक होता है। कितना होता है, तो हीरा का अपवर्तनांक 2.4 जो है वो होता है। वायु का अपवर्तनांक जो है वो 1.001 होता है। जल का अपवर्तनांक जो है वो 1.33 होता है। कांच का अपवर्तनांक जो है वो 1.5 जो है वो होता है। तो सबसे ज्यादा हीरा का जो है वो होता है। 18 प्रश्न देखते हैं कि लाल गुलाब को जब एक नीले फिल्टर से देखा जाता है तो ये दिखाई देता है। लाल, नीला, हरा या काला। मैंने आपको बताया था कि जो भी वस्तु जिस रंग की दिखाई देती है वो उस रंग का उत्सर्जन करती है, इसीलिए वो वस्तु हमें उस रंग की दिखाई देती है। बाकी एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताया था। बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका काला रंग यहाँ पर सही होगा। मैंने बताया था यदि वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर ले तो क्या रंग दिखाई देगा, तो वो काली रंग की दिखाई देगी। क्योंकि जो जब आप यहाँ पर प्रश्न में स्थिति दे रहा है ना, लाल गुलाब को आप नीले फिल्टर से देखते हैं तो उसमें क्या होता है, क्योंकि लाल रंग आपका फिल्टर में अवशोषित हो जाता है, इसलिए आपका वो काला रंग दिखाई देता है। अगला देखते हैं आपका 19 प्रश्न, सेकंड लास्ट प्रश्न। कांच का कौन सा प्रकार ऊष्मा प्रतिरोधी है। बोतल कांच, चकमक कांच, दुर्नम्य कांच, पायरेक्स कांच। बताइए कौन सा सही होगा। जितने प्रश्न हमने आज देखे 20, इतने ही हम और देखेंगे, फिर ये हमारा चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा, यानी कि अगली एक और क्लास इस पर बेस्ड आएगी और उसके बाद ये हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। मैंने बताया था काफी बड़ा चैप्टर है, काफी चीजें हैं इसमें जो आपसे पूछी जा सकती हैं। आंसर की बात करते हैं तो पायरेक्स कांच आपका सही होगा। इसे जो है पूछा सबसे पहले जाता है पायरेक्स कांच के बारे में, इसे जो है किस और अन्य नाम से जानते हैं, तो इसे बोरोसिलिकेट कांच के नाम से जो है वो जानते हैं। बोरोसिलिकेट कांच के नाम से जो है वो जानते हैं। पायरेक्स कांच जो है, जो तापीय प्रधान प्रतिरोधक क्षमता होती है वो इसकी जो है वो ज्यादा होती है, इसी को हम कहते हैं ऊष्मा प्रतिरोधी। इसीलिए वही पूछा गया था कांच का कौन सा प्रकार ऊष्मा प्रतिरोधी है, तो पायरेक्स कांच हो जाएगा। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं, इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण बताइए, उत्तल, अवतल, समतल या इनमें से कोई नहीं। बाकी हमने डिटेल में आपको समझा भी दिया। साथ ही साथ चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा और वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। आपके लिए यहाँ दिन भर हम जुटे हुए हैं अच्छे से अच्छे मटेरियल लाने के लिए, तो एक लाइक तो आपका बनता ही है। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर ए वाला उत्तल दर्पण जो है वो बिल्कुल सही होगा। उत्तल दर्पण जो है मैंने बताया था बड़ी सी चीज को क्या कर देता है, छोटा कर देता है, तो यही आपका सही होगा। और सोडियम परावर्तक लैंप में भी उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा कि ये भी आपसे पूछा जाता है। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में आपको बताना है कि किसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। नीला, हरा, पीला, नारंगी। कौन सा इन चारों में से सही होगा। अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। आंसर हम यानी इस प्रश्न को हम बता पहले ही चुके हैं इससे पहले वाले क्लास में,
और यदि आपका कोई प्रश्न हो, जो भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं, उससे संबंधित कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर आप जो है वो पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं फिर। लाइव टाइमिंग शाम के 8 बजे की है, जो कि हम टॉपिक वाइज़ वीडियो देख रहे हैं और प्रश्नों की प्रैक्टिस दोपहर के 3 बजे की है, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।